हमारे साथ बिहार आरजेडी अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह जी हैं। सर, 2 चरणों की वोटिंग तो हो गई, तीसरे चरण में 7 तारीख को वोटिंग होनी है। झंझारपुर, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, अररिया। लेकिन पहले 2 चरणों में वोटिंग कम हुई है, क्या कारण लग रहा है? तीसरे चरणों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आप लोग कह रहे हैं कि सरकार का वोट कम हो रहा है, सो सरकार ने जनता से वादे पूरे नहीं किए, इसलिए जनता नाराज है, वोट करने नहीं निकल रही है। अब बाकी तो जनता की समझ में है। जो वर्तमान की सरकार है उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं रह गया। तो तेजस्वी के प्रति जो आकर्षित है वो आए बूथ पर वोट डालने। बाकी वे लोग जो घरों में रह गए वो आज की वर्तमान सरकार को एक निकम्मी सरकार मानते हैं। वह भी एक परोक्ष वोट हो रहा है जिसकी गिनती होगी। और ये जो आज गिनती है कि इतने लोग आए इतने लोग नहीं आए, एक तरह से यह भी एक परोक्ष भी सरकार को सेंसर लोग कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार किसी कार्य के लायक नहीं है। ये केवल भावनात्मक दोहन करती है। जो हमारी समस्या है उसको हल करने की उसको क्षमता ही नहीं है। इसी के चलते लोग नहीं निकल पाए। सर, उधर पीएम मोदी अब की बार एनडीए 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन आरोप लग रहा है कि संविधान बदल देंगे, इसलिए इस तरह की बात की जा रही है कि हमको इतनी सीटें दीजिए। ये चुनाव शुरू होने से पहले नारा था। चुनाव जब शुरू हुआ तो ये नारा खत्म है। उनको मालूम होगा कि ये बहुमत भी हमको नहीं मिलने जा रहा है। 400 पार की बात, 400 4000 जो भी लोग बोलते हों, उसके पार जाने का कोई प्रश्न नहीं। क्यों? किन खूबियों के लिए? बहुमत से आप हर काम को कर सकते हैं। केवल वो मेजॉरिटी आपको चाहिए। इसको हम कहते हैं कि हमें संविधान बदलने की ताकत हमको मिलनी चाहिए। अब उसी ताकत को न मांग रहे हो। 400 मांगने के पीछे उनके तर्क क्या हो सकते हैं? उससे देश की कौन सी समस्या हल हो जाएगी? जिस संविधान से लोगों को फायदे हुए, आप उसी को गैर फायदा का करके आप बदलने की चिंता कर रहे हो। अन्यथा बहुमत से अलग 400 की चर्चा क्यों? एक सवाल है ना लोगों के सामने कि क्यों? और वो भी जब चुनाव होने लगा तो बहुमत के लिए किसी तरह प्रयास कर रहे हैं। अब वो शब्द इनके बंद हो सके। 400 के पार, ये 200 के पार, 300 के पार, ये अनेकों बार ये नारा लगा चुके हैं। बिहार में नहीं है 200 के पार। इसी विधानसभा की चुनाव में इन लोग का नारा था। इसलिए जनता बिल्कुल इनको तय कर ली है कि इनके आफत काल को हटाकर अपने को मुक्त करेगी देश की जनता। बिहार में सभी 40 सीट जीतने का लक्ष्य एनडीए ने रखा है। इस चुनाव में महागठबंधन खुद को कहां देख रहा है 40 सीटों पर? आज के दिन तो जितने वोट हुए उसमें किसी को जीतते हुए हम लोग नहीं देख रहे हैं उनको कहीं पर। मैं कह रहा हूँ जनता हर जगह जीत रही है। ये जनता वर्सेस भारत सरकार का चुनाव हो चुका है और जनता से कोई ताकतवर इस भारत के संविधान के अनुसार नहीं है। जनता ही ने संविधान का निर्माण किया अपने लिए, अपने द्वारा। और वही जनता आज उसके जब संविधान पर चोट पहुंचने की बात हो रही है तो जनता सजग हो गई। ये आफत पैदा करने वाले लोग, भावनात्मक दोहन करने वाले लोग, ये फिर न कहीं सत्ता में आ जा। यही चुनाव हो रहा है इस बार। तो ऐसी बार बार कर रहे हैं कि पीएम मुद्दों की बात नहीं कर रहे। सो ये बताएं कि 10 साल में आपने लिए देश और बिहार के लिए क्या किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया, महंगाई खत्म करने के लिए आपने क्या किया। सो आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मंगलसूत्र तो ये भी देश का अडानी अंबानी को देश देना चाहते हैं। सारा धन तो दे दिया। एक बात का जवाब किसी के पास नहीं है। यदि कोरोना काल में धन घटा इस भारत का तो आम जनता का घटा, लेकिन अडानी अंबानी का क्यों बेहिसाब बढ़ा?
साबित हो गया कि ये धन केवल पूंजीपतियों के, अरबपतियों के पास, खरबपतियों के पास जा रहा है। भारत को इस बात पर गर्व है कि हमारे खरबपति दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। इस पर उनको चिंता नहीं है कि 54वें नंबर पर ये भूखा राष्ट्र 114 नंबर पर कैसे चला गया, इस पर कोई चिंता नहीं है। इस पर चिंता नहीं है कि 79% महंगाई बढ़ गई। तो ये जो कार्य करने वाले जो हैं, जिसको हम कर्मचारी कहते हैं, सरकारी हो या जो भी हो, ख्याल कर लीजिए उनके भोजन का खर्च बढ़ता चला जा रहा है, रोटी भी महंगी होती चली जा रही है। क्यों? यही तो निशानी है कि ये राष्ट्र ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो राष्ट्र की समस्या ही नहीं जानते हैं। इसलिए राष्ट्र चिंतित है। आज भारत की 130-140 करोड़ जनता, जो भी जनसंख्या हो, सेंसस के बाद जो आएगा, ये पूरी आबादी इनके खिलाफ उठ खड़ी हो गई और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कहीं इनको राहत नहीं मिलने वाली है। अब जनता अपने को आफत काल से बचाने का प्रयास कर रही है। सर, रोहिणी आचार्य लालू जी की बेटी सारण से चुनाव लड़ रही हैं। वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजीव प्रताप रूडी। उन्होंने नामांकन दाखिल किया, उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया है कि रोहिणी कहती हैं कि मैं छपरा की बेटी हूं, लेकिन जो नामांकन में रोहिणी ने एफिडेविट दिया है उसमें पता पटना का है। तो फिर वो छपरा की बेटी कैसे हो गई? सो उनका छपरा से कोई लेना देना नहीं है। छपरा से आदरणीय लालू प्रसाद का राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। छपरा उनकी कर्म भूमि है और दुनिया जानती है कि रोहिणी आचार्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पुत्री हैं, परिवार की सदस्य हैं। लालू प्रसाद जी का परिवार जो उनको ऊंचाई पर ले गया राजनीतिक क्षितिज पर, यदि वह यह बात कहती हैं तो ये स्वाभाविक है। अर्थात जो पिता का रिश्ता था, वहाँ से जो संबंध था, उस संबंध बनाए रखने का वह एक तरह से जनता के बीच में वादा कर रही है कि एक बेटी की तरह बाप के जो काम छूटे हुए हैं मैं करूँगी। लेकिन यह कह रहा है, कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे तो सरकार के पैसे से खरीद एमपी के रूप में श्री रूडी आपने जितने भी एम्बुलेंस थे उसको घर पर क्यों आप रखे थे? क्यों घर पर रखे थे? ख्याल कर लीजिए, दुनिया में दुश्मनी भी होती है, लेकिन जब विपत्ति में पड़ता है पड़ोसी तो उसके लिए लोग खड़ा हो जाते हैं। यदि किसी के घर में आग लगी, गांव दौड़ जाता है। देश जल रहा था, छपरा जल रहा था और उस समय का एम्बुलेंस ही फायर ब्रिगेड के रूप में काम कर रहा था। अस्पतालों तक ले जाना है रोगी को, आपने उस साधन को भी कब्जे में कर करके 50 की संख्या या जो भी संख्या थी, आप एक जगह बंद करके रखे थे। तो आप जन्म लिए हो, लेकिन आप दुश्मनी का काम कर रहे थे। और लालू प्रसाद जी, उनका परिवार दोस्ती, मित्रता और परिवार के सदस्य के रूप में छपरा की सेवा करना चाहते हैं। इसमें क्या ऐतराज हो सकता है? एक आखिरी सवाल, रायबरेली और अमेठी सीट चर्चा में है यूपी में। ऐसी बात सामने आ रही थी कि राहुल और प्रियंका गांधी लड़ सकते हैं। नामांकन की आज आखिरी तिथि है। उस समय ऐलान हुआ कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे और अमेठी से केएल शर्मा लड़ेंगे, जो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रह चुके हैं। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो बीजेपी कह रही है कि अमेठी से पिछली बार राहुल हारे थे, इसलिए अमेठी छोड़ के भाग गए। ये कोई प्रश्न है क्या? दोनों भारत के हैं। भारत का एक, जिसको उत्तर प्रदेश राज्य कहते हैं, उस पर तो शंका नहीं न है। उत्तर प्रदेश ही उनके परिवार का स्थान रहा है। इस स्थान को देश को उन्होंने दान कर दिया। वो उस परिवार के हैं जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति दान कर दिया आज़ादी की लड़ाई में। ख्याल कर लेना, जब वह वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं केरल से, तो रायबरेली से भी लड़ सकते हैं। रायबरेली से
उनका एक रिश्ता है उत्तर प्रदेश से, उसको बनाए रखना चाहते हैं। और जिस शर्मा जी की आप जिक्र कर रहे हो वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? ये सवाल तो वही लोग उठाते हैं जो भारत को ही दृष्टि से देखते हैं, उत्तर प्रदेश को ही दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कोई प्रश्न है ये? तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए जगदानंद सिंह। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।